अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कभी आबादी को लेकर हिंदुस्तान और चीन पर उंगली उठाई जाती थी कि यहाँ पे आबादी कंट्रोल में नहीं आ रही है, लेकिन आज ऐसा मालूम हो रहा है कि इस परेशान कुन मसले को लेकर कई मुल्कों की माशी हालत बेहतर हुई है। ख़ास तौर पे अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे आबादी बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन में या अंदरून मुल्क में जो खपत होती है माल की, वो उसके बढ़ने से मोदी हुकूमत को 1 लाख कभी 1.25 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूल हो रहा है और इसी की वजह से हुकूमत की भी काफ़ी हद तक कमर घट हो गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये सिलसिला बढ़ते जाने वाला है। आबादी के एतबार से हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो फैक्टर काम आने वाला है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आजकल ये सोचकर खुश है कि वो उसे हर जो चीज़ वो देखता है टीवी पर हो या कहीं पर भी हो, वो हासिल करने में वो कामयाब हो रहा है। लेकिन काट घसकर या क़र्ज़ लेकर हासिल करना ये कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन लोगों के दस्तरस में ये बात आना ही बड़ी बात है कि वो जो अपनी ख्वाहिश है वो अपने हासिल करने में वो कामयाबी हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान की आबादी मिडिल क्लास आबादी है वो तकरीबन 7.5 करोड़ होने वाली है और सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली आबादी में भी मिडिल क्लास का ही रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। अपर क्लास की अगर हम बात करेंगे तो अपर क्लास कभी एक ज़माने में ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान का 5% हिस्सा अपर क्लास का होता है, लेकिन वो महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगे पैंट शर्ट, इन चीज़ों पे जो खर्च करते थे वो तकरीबन 30% इसका हिस्सा हुआ करता था। मगर अब सीन आहिस्ता आहिस्ता बदलते जा रहा है, जहाँ पे मिडिल क्लास की अहमियत को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। आबादी का 7.5 करोड़ हिस्सा अगर मिडिल क्लास होता है तो ये भी कहा जा रहा है कि आज मिडिल क्लास की जो आमदनी है वो तकरीबन सालाना $2,400 है। अब $2,400 का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब है और ये 2023 की बात है, लेकिन 2030 में अगर आज से 7 साल के बाद अगर इसका तखमीना लगाएंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये $5,200 फ़ीकस सालाना आमदनी मिडिल क्लास वाले की रह जाएगी। अब 5,200 या $5,000 को ही अगर आप ज़रब कर लेंगे 85 तो फिर ये 4 लाख के करीब पहुंच जाएगा। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास अपनी आमदनी के ऊपर या आमदनी की वजह से जो खर्च करते जा रहा है वो इसकी जो तादाद हो जाएगी 7.5 करोड़ लोगों की, वो तकरीबन हिंदुस्तान में जो खर्च करेंगे वो रहेंगी $2.7 ट्रिलियन। मतलब हिंदुस्तान के बजट के मामले में भी अगर देखेंगे तो इसका तनाजुर बहुत ज़्यादा होता है और अमीर घरानों की जो खर्च करने की आदत है वो कम होकर $1.3 ट्रिलियन हो जाएगी। अब अमीर आदमी की खर्च करने की कैपेबिलिटी कम हो रही है, इस पे अगर हम बात करेंगे या गौर करेंगे तो ये देखने को आ रहा है कि जो पैसे वाला है वो या तो 8 लाख लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए हैं, जो करोड़पति लोग रहते थे, वो ये तो सरकारी एदाद के हिसाब से 8 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ के गए हैं। मगर अगर वैसा देखेंगे तो पैसा वाला या रिच क्लास में जिसके शुमार होता है वो अपनी शॉपिंग के लिए या अपना पैसा उड़ाने के लिए या तो अमेरिका जा रहा है या दुबई जा रहा है या कनाडा जा रहा है। बहरहाल वो हिंदुस्तान में खर्च नहीं कर रहा है, तो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है वो मिडिल क्लास पे आके टिकने वाली है। अब आपके जेब पे, मिडिल क्लास के जेब पे जो नज़र है उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के जेब से आहिस्ता आहिस्ता जो कंजम्पशन मार्केट बढ़ते जाएगी वो तकरीबन मिडिल क्लास के खर्च करने की वजह से $245 ट्रिलियन तक के निकालने की एक कोशिश हो रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा जो खर्च रहा है अपनी रकम का हिस्सा वो फ़ोन के ऊपर खर्च रहा है, डिज़ाइनर कपड़े पहनने पे खर्च कर रहा है, ऐसे चीज़ों पे जो नए नए मार्केट में आते चले जा रहे हैं, इन चीज़ों पे इनका शुमार, इनका पैसा ज़्यादातर खर्च होते चले जा रहा है। रहा सवाल हिंदुस्तान में अगर बात करेंगे तो ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहाँ पे लोग की तादाद बड़ी है करोड़पतियों की और
उन 3 ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे लोगों की आमदनी काफ़ी बढ़ी, उसमें अगर हम बात करेंगे तो वो है उत्तर प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बंगाल हर वक्त इल्म का ज़ख़ीरा रहा है, वहाँ के लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव रहे हैं, समंदर भी होने की वजह से वो चीज़ हुई है। लेकिन बीजेपी के दौर में उत्तर प्रदेश और गुजरात में ये काफ़ी ज़्यादा लोग, यहाँ पे 2 करोड़ कमाने वाले लोग काफ़ी इनमें तादाद बढ़ गई है। 10% के हिसाब से यहाँ पे लोगों का इजाफा हुआ है जो कम से कम 2 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। अगर इसी को हम रियासतों को अगर हम शहरों में अगर देखेंगे तो शहरों में हैदराबाद का भी शुमार होता है। इसके अलावा हैदराबाद के अलावा अगर हम बात करेंगे तो सूरत, बेंगलुरु और अहमदाबाद में भी 2 करोड़ से ज़्यादा कमाने वालों की तादाद में तकरीबन 9 से 10% का इजाफा हुआ है। इसी किस्म से अगर हम गाँव की बात करेंगे तो गाँव में है जालंधर, लुधियाना, सोनीपत और जोधपुर, फिरोज़ाबाद, नेल्लोर, बोधगया भी इसमें शामिल है। तो गांव में भी जो करोड़ों में आमदनी कमाने वाले हैं उनकी भी काफ़ी तादाद बड़ी है। लेकिन ख़रीदी के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो लोग जो मिडिल क्लास कमा रहा है, अपनी कमाई के वजह से जो खर्च हो रहे हैं पैसे, 80% तक फ़ोन ख़रीदने पे खर्च करे जाए, या फ़ोन हो या कम्युनिकेशन के आलात जो ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पे फ़ोन की ही बात होती है तो 80% लोग फ़ोन के ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। जबकि ख़वातीन की तादाद अगर देखेंगे तो ये क्रीम, लोशन और पर्सनल केयर जैसे चीज़ों पे 65% रकम ख़वातीन या नए दौलतमंद जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कमाने वाले हैं उसमें ये इन चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं। शराब पर भी हिंदुस्तान भर में अगर देखेंगे तो 60% लोग शराब के ऊपर रकम, काफ़ी खतीर रकम खर्च रहे हैं। इसके अलावा भी अगर जो कंज्यूमर इंडेक्स में या सर्वे में जो बताया गया है वो है कि होटल में जाके खाना, अच्छे कपड़े पहनना, फिटनेस सेंटर पे या गाड़ी पर तकरीबन 45 से 25% तक की आपकी आमदनी खर्च होते चले जा रही है। इसी तनाजुर में एक ऑन ए लाइटर नोट में अगर बात करेंगे तो ये है कि सियासी लीडरों में भी जो बिकाऊ हुआ है, बीजेपी 740 एमएलएस को अब तक ख़रीदी है अपने 9 साला दौर में। तो ये भी करोड़ों रुपए जो दे के ख़रीद रहे हैं, ये भी एक कमोडिटी बन गई है एमएलएस की ख़रीद व फरोख्त का मामला। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से बात हो रही है, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर हो या कमलनाथ को लेकर हो, हर किस्म से बीजेपी कोशिश करने में लगी हुई है। बहरहाल बात हो रही थी कि कंज्यूमर की या कैसा मिडिल क्लास के जेब से या अमीर आदमी के जेब से या बहरहाल आम आदमी के जेब से पैसे निकालने की बात हो रही है। तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो रहा है कि आमदनी तो बड़ी है, लेकिन फिल वक्त एक चीज़ जो बड़ी आई है ये है कि 9 साल में बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। कहीं मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक भी हुआ है। मुसलमान तो क्या, मुसलमानों के साथ दलितों पर भी ये चीज़ हुई है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ और दलित को लेकर जिस तरीक़े का इम्तियाज़ बढ़ता गया है, लेकिन वहाँ पर जो तब्दीली आई है उसमें यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में मुसलमान सरे फेरिस्त हैं और वो नौकरी पे ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय ख़ुद का बिज़नेस शुरू करने पे ये बात आई है। अगर हम इसी को इस्लामी तनाजुर में देखेंगे तो जो तिजारत की बात है या कारोबार की बात है, अगर ये भी हमारे पास बताया गया रास्ता है तो इसमें हम सरे फेरिस्त आए हैं। जिस तरीके से परेशान करके रखे थे, लेकिन अलबत्ता सरे फेरिस्त हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लेकिन कैजुअल लेबर के मामले में अगर देखेंगे तो नॉन मुस्लिम भाइयों की वहाँ पे कमी आई है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करेंगे तो 52% से 2018-19 में जो 52% में गैर मुस्लिम हजरात या हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका अगर हिस्सेदारी थी तो वो आज 57% हुई है। 52 से 57%, 5% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़े हैं। लेकिन हम मुसलमानों की बात करेंगे तो ये 52% से 60% हो गए हैं। 8% की जो फेरिस्त हमारा इजाफा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उससे ये हो रहा है कि हम अपने पैर पे खुद खड़े होने की बात को तरजीह देने लगे हैं, जो कि मुल्क के लिए भी अच्छा है, माशरे के लिए भी अच्छा है, कौम व मिल्लत के लिए भी ये बात अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इसी तनाजुर में हम देखेंगे तो क्रिश्चियंस को अगर देखेंगे तो 46 से 52 हुए हैं क्रिश्चियंस, जबकि सिख बिरादरी अगर देखेंगे तो 47% से 50% तक का इजाफा, 3% इजाफा हुआ है।
रेगुलर वेजेस में अगर देखा गया तो मुसलमान 5% कम हैं। मतलब नौकरी की बात अगर हम करेंगे तो 5% मुसलमानों को नौकरी या नौकरी से निकाला गया है या नौकरी से वो खुद छोड़ दिए हैं, तो 5% यहाँ पे कम हुए हैं। लेकिन अपने बिजनेस को लेकर मुसलमान आगे बढ़े। बात यहाँ पे ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूरी ये है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए अपना कारोबार लगा के हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी मईशत को दुरुस्त करते हुए जा रहे हैं। लेकिन होता ये है, अक्सर अगर देखा गया तो हर 10 साल में एक किस्म का कम्युनल राइट्स की तरह होता है और वहाँ पे आके मुसलमानों की मईशत को पूरा तबाह व ताराज कर दिया जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर हमारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोलते हैं तो उसके साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को, अपनी जान की माल के लिए एक इंश्योरेंस की भी पॉलिसी लेना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम जैसे ताकतवर होंगे माशी तौर पे, फिर कहीं ना कहीं हमारे कारोबार को, हमारी जान को, हमारे माल को नुकसान पहुंचा के फिर हमें सतह गुर्बत के नीचे ढकेल दिया जाएगा। अगर इसी की तारीख देखेंगे तो आप 2002 देखिए, 1992 देख लीजिए, 1984 के फसादात देख लीजिए। बहरहाल ऐसे तारीख में बहुत सारे वाक़यात हैं जो हर 5 साल और 10 साल के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे ख़ानदान के लोगों के लिए बर्बाद करने के लिए ये काफ़ी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हिकमत अमली के तौर पे मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो हम तो देंगे हज़ारों में, अगर हम उसका प्रीमियम भरते हैं तो लाखों में हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा हुकूमत को। और जब लाखों में कंपनसेशन देने की बात आएगी तो वहाँ पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी बन जाएगी कि हमारे जान की, माल की हर एतबार से हमारी हिफाजत करने के उनकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। वो या तो ज़िम्मेदारी उनकी बन जाएगी या वो अपने माल बचाने के लिए हमारे को उनकी ज़िम्मेदारी समझ के बचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल ऐसी सोच अगर मैं समझता हूँ कि हम रख के आगे बढ़े तो हम आगे एक ताकतवर माशरे की तरफ, ताकतवर मिल्लत के तौर पे हम अपने आप को पेश कर सकते हैं। बहरहाल ऐसे चीज़ें हैं कि ये चीज़ होते रहती है लेकिन हम भूलते चले जाते हैं। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि हम इन चीज़ों को दिमाग में रखें और अपने आप को तैयार करें कि मुस्तकबिल में फिर से ना मॉब लिंचिंग का शिकार बने, ना गोश्त के नाम पे, ना दाढ़ी के नाम पे, ना टोपी के नाम पे कहीं ना कहीं हम शिकार अगर बनने से बचते हैं तो ये एक ऐसा पैंतरा हो सकता है या ऐसी चाल हो सकती है जिसके वजह से हुकूमत हमारे को बचाने के लिए मजबूरन हमारे साथ देना पड़ेगा। बहरहाल ये सोच के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर करता हूँ कि फ़िक्र और नज़र तो नाम है, लेकिन फ़िक्र भी करिए, नज़र भी करिए, सोचिए भी और एक फ़ैसला लीजिए कि किस तरह हम हमारे अपने आप को बचा के रखें, अपने माशरे को बचा के रखें। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ ये अपने प्रोग्राम को इस हफ़्ते यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।